Hello and welcome all of you. So in this video we are going to see HCV chapter 7 जो कि है circular motion का video solution. So first question it says find the acceleration of the moon with respect to earth from the following data. Distance between the earth and moon is 3.85 into 10 power 5 kilometer and the time taken by the moon to complete one revolution around the earth is 27.3 days. ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द मून। हम कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है मून का? चूंकि यहाँ पे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी मानेंगे, इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान के हम लोग सॉल्व करेंगे। ए इक्वल टू क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आर तो हमें पता है कि अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है। तो मान लीजिए ये अपना अर्थ है और ये मून इसके चारों ओर घूम रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है हमें, जो कि दिया हुआ है डी। अगर इसको हम मान लेते हैं विच इज इक्वल टू आर, और वो दिया हुआ है अपना 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर एंड टाइम टेकन जो दिया हुआ है वो 27.3 डेज। तो हमें पता है भी हम कैसे निकाल सकते हैं, भी इक्वल्स टू, अब ये टोटल यहाँ से स्टार्ट किया घूमना इसने और जब पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो एक सर्कल भी घूमा, तो सर्कल का परिमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 2πr डिवाइड बाय टाइम टेकन। यहाँ से अपना क्या हो जाएगा 2π 2 इंटू 3.14 इंटू आर क्या हो गया ये वैल्यू, तो 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करके रखना पड़ेगा तो 10⁸ और डिवाइड बाय टाइम टेकन, टाइम जो 27.3 डेज, तो 27.3। और इसको अपन अगर कन्वर्ट करना चाहें सेकेंड में तो क्या हो जाएगा, इतना में 24 आवर्स होता है पर डे और एक आवर में 3600 सेकेंड्स, तो इतना से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना हो जाता है भी का वैल्यू आ जाता है यहाँ से अपना कितना, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाता है 1025.42 मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिक्स है ये कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ से ए निकालना है, अगर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अब भी हमने निकाल लिया है तो ये पुट कर देंगे तो 1025.42 डिवाइड बाय आर कितना है 3.85 इंटू 10⁸। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो है वो आ जाता है 2.73 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के बराबर। सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन ए सरफेस of the earth at the equator due to the earth rotation. The diameter of earth is इतना and it takes 24 hours for earth to complete one revolution about its axis. तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि अर्थ के डायमीटर पे कोई एक रखा हुआ है पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं ये अपना अर्थ है, इतना गंदा अर्थ नहीं है, ये मान लेते हैं कुछ अर्थ है, इसके डायमीटर पे यहाँ इक्वेटर पे रखा हुआ है। तो इक्वेटर पे रखा हुआ है कोई पार्टिकल और अर्थ रोटेट कर रहा है तो बाहर की ओर क्या लगेगा m⍵² r, या फिर आप इसको ये क्या सूडो फोर्स। तो अपने से पूछा है एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा ac, और वो हो जाता है ac इक्वल्स टू v²/r लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ω²r, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे ओमेगा निकालो, ओमेगा से भी रख सकते हैं भी से भी, दोनों में से कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम निकालना चाहें ओमेगा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 2π डिवाइड बाय टी, और टाइम जो है 24 आवर है तो 2π डिवाइड बाय 24 आवर है तो 24 इंटू 36 ये हो गया रेडियन पर सेकेंड। अब
अब हमसे पूछा है एक्सेलरेशन, तो ए जो होता है वो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू आर क्या है अपना अर्थ का डायमीटर, अर्थ का जो रेडियस है, यही तो इसका आर हो जाएगा इस पार्टिकल के लिए। पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ से मूव कर रहा है वो ये वाला पाथ हो जाएगा कुछ इस टाइप से इसके डायमीटर के अलोंग, इसके इक्वेटर के अलोंग। तो अब यहाँ से हम आर का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 12800 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर कर रहे हैं डिवाइड बाय 24 इंटू 3600 का स्क्वायर। यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो है वो आ जाता है 0.0338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये पावर 3 to 5 है और ये नीचे है 4 और 2 6। हाँ तो ये अपना आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन है शुरू के 4-5 क्वेश्चन में सिर्फ गंदा सा कैलकुलेशन है, कुछ खास नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं इसको, मैथमेटिक्स है सब सिंपल। थर्ड क्वेश्चन ये बोला गया है कि ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर at a speed given by v equals to 2t where v is in centimeter per second, t is in seconds. Find the radial acceleration of the particle at t equals to 1 second. Find the tangential acceleration at t equals to 1 second. Find the magnitude of acceleration at t equals to 1 second. Again आसान सवाल है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है v equals to 2t। अब अगर हमें रेडियल एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए रेडियल क्या होता है वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, और v क्या है उस समय जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर बाय आर अगर हम पुट करते हैं तो v क्या हो जाएगा v एट t इक्वल्स टू 1 पे हो जाएगा 2 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 1, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ए आर का वैल्यू। उसके बाद ए टेंजेंशियल की बात करते हैं तो वो क्या होता है dv अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ पे क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t d ऑफ 2t बाय dt, तो ये हो जाता है 2, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा 80 का वैल्यू। अब उसके बाद आपसे बोल रहा है कि ए नेट क्या होता है रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 16 प्लस 4 रूट अंडर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज ए स्कूटर जिसका की वेट 150 kg टुगेदर विथ हिज राइडर मूव्स एट 36 किलोमीटर पर आवर इज हैज टू टेक ए टर्न ऑफ 30 मीटर। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। तो जब मान लीजिए कि आप स्कूटर पे बैठ गए, स्कूटर कुछ टर्न लेना चाह रहा है इतना, अब स्कूटर पे बाहर की ओर क्या लग रहा होगा स्कूटर के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। आर आपके पास दिया हुआ है, टर्न का रेडियस जो है वो 30 मीटर दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 36 इंटू 5/10 तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए। तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और रेडियस पता है तो कितना फोर्स चाहिए, तो एफ सेंट्रीपिटल जो चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, जो सूर्य फोर्स बाहर की ओर लग रहा है। अगर एनएम लगाना चाहते हैं या अगर नहीं लगाना चाह रहे आप तो अंदर की ओर एक्सेलरेशन जो होगा वो ए सेंट्रीपिटल जो है वो वी स्क्वायर बाय आर के बराबर है। तो फोर्स कितना हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर के बराबर। तो यहाँ से m दिया हुआ है आपके पास 150 इंटू वी का स्क्वायर मतलब 100, 10 का स्क्वायर और डिवाइड बाय आर है 30। तो यहाँ से अपना कितना आ जाएगा 500 न्यूटन के बराबर। तो 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए अगर इसको शिफ्ट टर्न लेना है तब। इससे अगर ज़्यादा स्पीड होगा तो ये इससे अगर कम फोर्स अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्कूटर स्कीड कर जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 इट सेज
In the horizontal, if the horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the rod, what should be the proper angle of banking? और previous question क्या दिया हुआ है, स्कूटर जो कि वेट कर रहा है 150 kg का टुगेदर विथ राइडर, और वो चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से, और रेडियस उसका 30 मीटर है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा? तो यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है गिवन डाटा। मास जो है वो अपना दिया हुआ है कितना, 150 kg। उसके बाद भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आर दिया हुआ है आपका 30 मीटर। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये बैंकिंग रोड का बैंकिंग है और यहाँ पे कुछ गाड़ी चल रही है, तो इस पे बाहर की परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल लग रहा होगा। इधर क्या लगेगा, सूडो फोर्स mv²/r, गाड़ी में बैठ के अपन ड्रॉ करें डायग्राम। और नीचे क्या लग रहा है, mg। इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो नॉर्मल का कंपोनेंट ब्रेक कर ले, या फिर इस दोनों का कंपोनेंट नॉर्मल के अलॉन्ग ब्रेक कर ले। तो नॉर्मल का ब्रेक करना थोड़ा ज्यादा आसान है इस क्वेश्चन के लिए, तो अपन नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक इधर आ जाएगा और एक mg की तरफ। तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो अपना एंगल जो है वो हो जाएगा, अगर ये है थीटा, तो ये वाला हो जाएगा थीटा के बराबर, तो n cos थीटा और n sin थीटा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं n cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r। लेट्स से कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। तो फर्स्ट सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देते हैं अपन, तो टेन थीटा जो आ जाएगा वो क्या आ जाता है, mv²/r/mg। यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या, टेन थीटा इक्वल्स टू v²/rg। अब बस वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, v कितना 10, तो 100 डिवाइड बाय 30 इंटू 10, तो ये दोनों जीरो गया, तो आ गया अपना 1/3। सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3। ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना अगर बैंकिंग करेंगे तो नॉर्मल जो है वो रिक्वायर्ड फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन के लिए वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज a park has a radius of 10 meter. If the vehicle goes round it at an average speed of 18 km per hour, what should be the proper angle of banking? यहाँ पे व्हीकल को या वो मूव कर रहा है तो उसका बैंकिंग कितना होना चाहिए ताकि स्लाइड ना हो। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा ही था। मान लीजिए अपने पास ये अगर एंगल थीटा है, यहाँ पे गाड़ी जा रही है, इतना टेढ़ा गाड़ी, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस नॉर्मल। इधर क्या लग रहा होगा, mv²/r, और नीचे क्या लग रहा है, mg। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन में जो आया था अपना टेन थीटा, लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने निकाला था यहाँ पे, तो टेन थीटा जो है वो v²/rg के बराबर आ जाता है। तो टेन थीटा इक्वल्स टू v²/rg। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। v क्या दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 18 इंटू 5/18, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और r दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। तो यहाँ से अपना क्या आ जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू v²/r, तो 25 डिवाइड बाय r हो गया 10 इंटू 10। सो वी कैन राइट 10 थीटा इक्वल्स टू 1/4 और थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/4। ये होना चाहिए एंगल। यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में बात अपन नहीं कर रहे हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग और फ्रिक्शन के बिना, मतलब प्रॉपर एंगल अगर सिर्फ नॉर्मली प्रोवाइड कर रहा है तो कितना होगा, ये अपन बात कर रहे हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। इट सेज
If the road of the previous problem is horizontal, no banking, what should be the minimum friction coefficient so that scooter going at 18 km per hour does not skid? ये आपसे पूछा है। तो मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर टर्न ले रहा है गाड़ी, यहाँ से ये इसका रेडियस है r, तो बाहर की ओर क्या लगेगा, सूडो फोर्स mv² अपॉन r, ऊपर की ओर लग रहा है क्या, नॉर्मल। अब ये सूडो फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू mg के बराबर, और नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, mg, चूंकि हॉरिजॉन्टल रोड है, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास भी दिया हुआ है क्या, 80 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मीटर पर सेकेंड में ही रखना है, क्योंकि अपन जी जब पुट करते हैं तो वो मीटर पर सेकेंड में रहता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से हम इक्वेट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r इक्वल्स टू म्यू mg, m से m हटा दीजिए, तो यहाँ से अपना म्यू पूछा है, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v² अपॉन आर जी के बराबर, और ये हो जाएगा अपना v कितना है 5, तो 25 डिवाइड बाय r है, r कितना था पिछले क्वेश्चन में 10 मीटर का, तो r है अपना 10 मीटर, तो 10 इंटू 10, तो यहाँ से आ जाता है 1.4 या 0.25 लिख लेते हैं ना अपन, क्यों लिखें, तो 0.25, सो म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0.25 के बराबर। ये हो जाएगा अपना आंसर, आसान सवाल। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इट सेज a circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle going on this road so that the friction is not used? एंगल ऑफ बैंकिंग दिया हुआ है थीटा इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री, हम ड्रॉ कर लेते हैं, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और यहाँ पे कोई व्हीकल है जो कि जा रहा है। अब आपसे बोला है कि कितना इसका स्पीड होना चाहिए ताकि इसमें फ्रिक्शन का कोई रोल ही ना आए, तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, mg, और नॉर्मल का दो कंपोनेंट, एक ऊपर और एक बाहर की ओर, फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, ये एंगल हो जाएगा थीटा, ऊपर क्या आ गया n cos थीटा, सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, इधर क्या आ जाएगा n sin थीटा। एंगल लेने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। तो क्या हो गया, n cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाय r, इसको सेकेंड, ये फर्स्ट, तो सेकेंड में फर्स्ट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो यहाँ से अपना टेन थीटा का वैल्यू आ जाता है कितना, v² अपॉन आर जी के बराबर। अब वैल्यू पुट करेंगे अपन ना, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा कितना है, 1030 डिग्री, 1030 डिग्री इक्वल्स टू v² अपॉन आर है अपना 50 मीटर का, और जी तो 10 है, तो यहाँ से अपना g इक्वल्स टू रूट अंडर v², ये है हुआ 500, और 1030 क्या होता है 1/√3, तो 500 डिवाइड बाय √3, खतरनाक सा आ रहा, तो √3 क्या होता है 1.732 के बराबर, तो यहाँ से हम इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना आंसर जो है वो 17 मीटर पर सेकेंड के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको थोड़ा सा बस इतना पता होना चाहिए कि बोर्स हाइड्रोजन मॉडल जो है उसमें क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते रहता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या है, प्लस चार्ज, तो इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता रहेगा। तो जब हम मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है अगर, तो उसको बाहर की ओर क्या लग रहा होगा,
mv² / r के बराबर। अंदर क्या लगा होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। यहाँ पे K क्या है, एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आप कर सकते हैं इसमें। बाकी चीज तो दिया हुआ ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 में, इन द बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल गोइंग इन अ सर्कल विथ द सेंटर एट द प्रोटॉन। ये बोर्स मॉडल है क्या, ये भी इन्होंने बता दिया है। तो प्रोटॉन इटसेल्फ इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड इन एन इनर्शियल फ्रेम। The centripetal force is provided by the Coulomb's attraction. In the ground state, the electron goes around the proton in a circle of radius। तो सर्कल जो रेडियस का हो गया वो कितना हो गया अपना, r = 5.3 × 10⁻⁻11 मीटर का। तो फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो सम क्या इसमें क्या करेंगे, mv² / r जो है वो इक्वल टू होना चाहिए F इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जो कि होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। अब यहाँ पे देखिए चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे जितना है उसका उतना ही चार्ज होता है, प्रोटॉन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहाँ से हम वैल्यू ओवर पुट करेंगे तो क्या हो जाता है, फोर्स पूछा, वेलोसिटी पूछा है, तो v² = क्या हो जाएगा, KQ², चूंकि Q दोनों सेम ही है, KQ² एक r² से r कैंसिल हो जाएगा, तो KQ² और मास जो है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अपना गंदा सा कैलकुलेशन आ जाता है जो कि है v = √K 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस उसका है 5.3 × 10⁻⁻11 इंटू 9.1 × 10⁻, दिया हुआ है मास 9.1 × 10⁻31। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है, सिंप्लीफाई करोगे तो √4.7 × 10⁻12 समथिंग आता है, और इसका जो इक्वेट करते हैं तो 2.2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 9.1 ये 9 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड इज whirled in a vertical circle of radius r. Find the minimum speed the stone can have at the highest point of the circle. तो देखिए आसान सवाल है, ये भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है। इसमें क्या बोला गया है कि एक स्टोन है जिसको कि एक धागा से बांध के इसको घुमा दिया गया है, इसका रेडियस जो है वो r दिया हुआ है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसको सर्कल कंप्लीट करना है तो क्या चाहिए, नीचे की ओर क्या लग रहा होगा mg, और क्या लग रहा होगा प्लस टेंशन, और बाहर की ओर क्या लग जाएगा सूडो फोर्स mv² / r के बराबर। तो ये सूडो फोर्स जो है mg प्लस टेंशन के बराबर होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, mg प्लस टेंशन जो है वो इक्वल टू mv² / r के बराबर होना चाहिए। अब लिमिटिंग केस देखेंगे, टेंशन ऑलमोस्ट 0 के बराबर मान सकते हैं। तो अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो mg जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, mv² / r। यहाँ पे v क्या है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना v जो है वो इक्वल टू √rg के बराबर आ जाता है। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए पार्टिकल का एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर ये वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा है तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि a ceiling fan has a diameter of the circle through which the outer edge of the three blades of 120 centimeter and RPM 1500 at full speed। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई एक सीलिंग फैन है
ये इसका ब्लेड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है आपका, यहाँ से इसका लेंथ r इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। एंड आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएम इक्वल्स टू 1500। कैन कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम। अब कोई पार्टिकल है जो कि 1 ग्राम मास का है, इसका मास 1 ग्राम है, कोई पार्टिकल है sticking at the outer edge of a blade. How much force does it experience when the fan runs at full speed? Who exerts this force on the particle? How much force does the particle exert on the blade along its surface? तब यहाँ पे मान लो कि नीचे पंखा के नीचे जो है वो ब्लेड पे चिपका हुआ है पार्टिकल, तब इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स जो लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, सूडो फोर्स के बराबर होगा। वो क्या होता है mv² अपॉन r के बराबर। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये दिया हुआ है आरपीएम, ये 150 दिया हुआ है। तो आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमता है, 2 पाई के बराबर। तो अगर हम इसमें थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1500 इंटू 2 पाई, इतना एंगल घुमा ये। और टाइम कितना लगा इसको 1 मिनट। तो अगर हम ओमेगा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन टाइम। तो 1500 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 60, ये हो गया अपना ओमेगा। अब क्या करेंगे अपन, हम्म तो ओमेगा यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आ जाता है ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपका इक्वल्स टू 1500 डिवाइड 60। तो इसको एक काटते हैं तो अपना क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 25 छके 150 इंटू 25, तो ये क्या आ गया 50 पाई के बराबर। और पाई का वैल्यू 3.14 है, तो 5 या 15 अप्रोक्सीमेटली 157.14 के बराबर आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ये ओमेगा हो गया। तो फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या हो जाएगा m ओमेगा² r के बराबर। तो यहाँ से अपना वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मास कितना दिया 1 ग्राम मतलब 0.001 kg इंटू ओमेगा 157.14 का स्क्वायर इंटू r, रेडियस है अपना 120 सेंटीमीटर मतलब 1.20 मीटर। तो सॉरी इसका दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ 120 सेंटीमीटर मतलब रेडियस क्या हो गया 0.6 मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 14.8 न्यूटन के बराबर। सो ये फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है पार्टिकल ऑन द ब्लेड 14.8 न्यूटन। अब पार्टिकल को कौन फोर्स दे रहा है ये, तो ब्लेड। तो अपना आंसर जो है वो 14.8 न्यूटन में हो जाएगा। हु एग्जर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, कौन ये पार्टिकल पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो ये फैन कर रहा है। और फैन पे कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है 14.8 न्यूटन का हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि a mosquito is sitting on a LP recording disc rotating on the turntable at 1333 1/3 revolutions per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. How much friction force does the recorder and the mosquito so that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square 81? Take g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अपना क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये डिस्क है जो कि एलपी रिकॉर्डर का है, यहाँ पे मॉस्किटो कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे बैठा हुआ है बेचारा। तो इसका आरपीएम जो है वो दिया हुआ है 33.1/3। तो मतलब इसको हम 33 99 100/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से ओमेगा अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो इतना रिवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय 3 इंटू 60।
तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 100, और ये 0 से 0 काटते हैं, 2 तिया 6, तो 10 पाई/9 रेडियन पर सेकेंड आ गया। ये ओमेगा आ गया अपना। अब इसका जो डिस्टेंस है मॉस्किटो का वो दिया हुआ है अपना 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, मास मॉस्किटो का कितना, नहीं मास की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये अपना दिया हुआ है। तो अब अगर हम निकालना चाहें इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन अंदर क्यों लग रहा होगा, बाहर क्या लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, अंदर क्या लग रहा होगा म्यू n। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है वो इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इंटू नॉर्मल, जो कि mg के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर, m से m कैंसिल हो गया। तो अपने से पूछा था कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो म्यू जो आ गया वो मतलब ये क्या है लिमिटिंग केस है, मिनिमम इतना होगा तो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। अब फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होगा, अगर म्यू का वैल्यू ज़्यादा भी हो सकता है, या फिर फोर्स फ्रिक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय जी। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है 10 पाई/9 का स्क्वायर इंटू 0.1 10 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 10। तो यहाँ से आ जाता है अपना कितना पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 81। सो म्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाय 81 होना चाहिए, हेंस प्रूव्ड। यही पूछा था अपने को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए कार टेकिंग ए टर्न ऑफ 10 मीटर एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम राइट विद द वर्टिकल इफ एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। तो अपना एक कार है जो कि टर्न ले रहा है, तो मान लीजिए एक कार है, इससे कोई सिंपल पेंडुलम हैंग कर रहा है, मतलब एक बॉब से एक स्ट्रिंग से लटका हुआ है बॉब। अब ये टर्न कर रहा है तो कुछ एंगल बना रहा है, ये लेट से कि यहाँ तक जा रहा है, एंगल दिया हुआ है अपना, मतलब मान लेते हैं थीटा, वर्टिकल से एंगल पूछा है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा हम लगा निकाल सकते हैं। बाहर की ओर क्या लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, नीचे क्या लग रहा होगा एम जी, और इसके अलॉन्ग क्या लगेगा टेंशन। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ऊपर क्या हो गया टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसको हमारा इक्वेशन 1, एंड टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट बाय सेकेंड, तो अपना क्या आ जाता है टेन थीटा इक्वल्स टू वही जो हमेशा आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और यहाँ पे भी क्या है अपना 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। तो 100 डिवाइड बाय 100, 10 आर इंटू जी, 10 इंटू 10, तो 1 आ गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री। सो एंगल जो है वो 45 डिग्री का बनाएगा फ्रॉम द वर्टिकल। तो 45 है तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों से 45 हो जाएगा। आसान सवाल था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है a bob of a simple pendulum of length 1 meter has mass 100 gram and a speed of 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at this instant. ये भी काफी आसान सवाल है। मान लीजिए कि यहाँ से हिंग कर रहा है बॉब है जो कि सिंपल पेंडुलम है, तो यहाँ पे अगर इसका वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं भी जो कि दिया हुआ है अपना, और वो कितना है 1.4 मीटर पर सेकेंड, भी दिया हुआ है 1.4 मीटर पर सेकेंड, आर कितना है 1 मीटर, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1 मीटर दिया हुआ है, और मास इसका दिया हुआ है, मास जो है वो
100 ग्राम है, मतलब 0.1 kg। तो अब नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg। और क्या लगेगा, क्योंकि मान लीजिए कि इसका जो रेडियस है वो कुछ इस टाइप से इस पाथ पे ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो प्लस mv²/r। ऊपर क्या लगेगा, टेंशन। तो अगर हम टेंशन लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, mg प्लस mv²/r। यहाँ पे मास दिया हुआ है 0.1 इंटू 10 प्लस 0.1 इंटू भी, और भी का वैल्यू है कितना, 1.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर है अपना 1 मीटर। तो इसको हम जो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, 1 प्लस 0.1 14 इंटू 14 14 इंटू 14 हो जाता है 196। तो 0.196। और इसको अपन रख सकते हैं, जी को 10 के बदले वो 9.8 रख लेते हैं। 9.8 इसने लिया है, तो 9.8, तो ये क्या हो गया, 9.8 प्लस 0.196। तो यहाँ से आ जाता है अपना 1.176, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.2 न्यूटन के बराबर। 10 भी लेते तो 10 प्लस 19 तो 1.2 के बराबर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना न्यूटन टेंशन होगा एट द लोएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है कि सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज ए स्पीड ऑफ 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 0.2 रेडियन विद द वर्टिकल। Find the tension at this instant. You can use cos theta, small angle approximation है, cos theta equals to 1 and theta minus theta square by 2 and sin theta equals to 0 for small angle theta। तो ये आपको दिया हुआ है, ये यूज करना है। तो मान लेते हैं अपना ये बॉब है जो कि सीलिंग से हैंग कर रहा था और इस पॉइंट पे अपने से पूछा गया है, और यहाँ पे एंगल जो है वो बना रहा है विद द वर्टिकल जो थीटा दिया हुआ है, थीटा इक्वल्स टू 0.20 रेडियन। तो इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की ओर mg, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ऊपर की ओर टेंशन। अब यहाँ पे वेलोसिटी इसका है v इक्वल्स टू 1.4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv²/r, सुडो फोर्स ऐड हो जाएगा। तो अब हम अगर लिखना चाहें तो पूछा है फाइंड द टेंशन, तो टेंशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा प्लस mv²/r। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना m कितना है 0.1 और g हम क्या यहाँ पे 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू cos थीटा का वैल्यू बोला इसने 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2 करना है पुट, और जो थीटा जो है वो हम लोग रेडियन में ही रखते हैं। तो 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस mv²/r। तो 0.1 इंटू 1.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय r जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जो कि था अपना कितना 1 मीटर के बराबर। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 0.1, तो 10 इंटू 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो है वो आ जाता है 1.156 न्यूटन के बराबर, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.16 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। So question number 16, it says suppose the amplitude of a simple pendulum having a bob of mass m is theta naught
फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द बॉब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब अपने पास लेट से कि ये कोई बॉब है जो कि एसएचएम कर रहा है, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, कुछ इस पॉइंट पे होगा, तो आपसे पूछा है कि इसमें टेंशन क्या होगा। तो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 होगा, इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा। ये क्या है, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, और ये एंगल दिया हुआ है आपके पास थीटा। तो mg का दो कंपोनेंट, एक टेंशन के लॉन्ग और एक परपेंडिकुलर टू द टेंशन। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, mg sin थीटा। तो टेंशन का वैल्यू जो होगा वो mg cos थीटा के बराबर है, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग इस डायरेक्शन में एफ नेट जो है वो 0 है। स्ट्रिंग के अलोंग, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है mg sin थीटा, और इसकी वजह से वो बॉब जो है वो फिर अपने लोएस्ट पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो हम इसमें कर सकते हैं क्या, देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो वी कैन राइट एज v इक्वल्स टू 0 एट एक्सट्रीम पॉइंट। इसलिए क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू mg cos थीटा नोट के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी बात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है आपके पास, ए पर्सन स्टैंड्स ऑन ए स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट। एंड सेकंड पार्ट में है, इफ द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज्ड बाय सच दैट a amount that the balance reading is half the true weight, what will be the length of the day in this case। तो अपन देखते हैं, मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है, और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो इसके बाहर की ओर क्या लगेगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और अंदर क्या लग रहा होगा, mg। तो अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें तो नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, नॉर्मल, और नॉर्मल क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। सो वी कैन राइट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वेट चेंज होगा, यहाँ पे कितना फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन चेंज इन वेट इक्वल्स टू, वी कैन राइट mg माइनस ऑफ, अभी नॉर्मल क्या है, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय इनिशियल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन चेंज। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, m से m तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा क्या, mg माइनस mg खत्म, ओमेगा स्क्वायर r बचेगा। तो अपने पास क्या बच गया, ओमेगा स्क्वायर r बाय जी, ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय जी बच रहा है, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें अब। तो वैल्यू क्या दिया हुआ है अपने पास, ओमेगा हम निकाल सकते हैं क्या, एक अर्थ का एक रोटेशन लगाने में कितना लगता है, 24 आवर्स। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा को, 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6400 किलोमीटर, तो इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 3.5 इंटू 10⁻³ इतना फ्रिक्शन का उसके मास में चेंज आता है। काफ़ी स्मॉल चेंज है, तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद बोला है बी पार्ट में कि इसका रीडिंग जो है वो हाफ हो जा रहा है, मतलब रीडिंग हाफ, ट्रू वेट का हाफ हो रहा है, मतलब क्या हो गया, जो फ्रैक्शन वेट था वो क्या हो जाएगा, 1/2। तो हम लिख सकते हैं बैलेंस रीडिंग इज हाफ ऑफ ट्रू वेट। हाफ ऑफ ट्रू वेट, तो मतलब क्या हो गया, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइड बाय mg, ये फ्रैक्शन जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि mg इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इसका, एक ही बात हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ओमेगा का वैल्यू जो है वो
ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू G/2, या फिर ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, G/2R। सो ओमेगा इक्वल्स टू G/2R। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे, G का 10 और R का 6400 × 10⁻³ तो ये अपना ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा, तो ड्यूरेशन ऑफ डे की बात करें अगर हम लोग, तो ये क्या होता है 2π/ओमेगा। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2π × √2R/G। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2π × √2R 2 × 6400 × 10⁻³ डिवाइड बाय 9.8 या 10 ले लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाता है 2 आवर्स के बराबर। तो डे का टाइम जो है वो 2 घंटे में दिन रात होने लगेगा, 2 घंटे में दिन होगा, 2 घंटे में डे चेंज होने लग जाएगा। तो अगर इसका ओमेगा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो आसान था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि ए टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बेंट फॉर द व्हीकल गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h if the coefficient of static friction between the road and the tire is 0.4, what are the possible values of vehicle so that it neither slips down nor skids up? तो मान लीजिए पहले हम लिख लेते हैं कि अपना ये बैंक किया हुआ रोड है, यहाँ पे एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है जो कि हमें निकालना होगा, और ये कुछ व्हीकल है जो कि जा रहा है। तो हम इससे पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा mv²/r, और इधर क्या हो जाएगा mg sin थीटा। अब यहाँ पे ये अगर बैंक है और ये मूव कर रहा है व्हीकल बिना किसी टर्न के 36 km/h अगर ये चलता है, तो हमें पता है यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इधर नीचे की ओर क्या हो जाएगा mg। तो अगर एंगल निकालना हो थीटा तो वो हम कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स v²/rg। कैसे निकाल सकते हैं इसको अपन, मान लो कि आपके पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन में लिख देता हूँ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो n cos थीटा इक्वल्स टू mg एंड n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू v²/rg आ जाएगा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स v²/rg। अब भी हमें दिया हुआ है 36 km/h, मतलब क्या हो गया v इक्वल्स टू 10 मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, तो tan इनवर्स 100 डिवाइड बाय r है 20 × 10। तो यहाँ से क्या आ जाता है अपना tan थीटा इक्वल्स टू 0.5, ये आ गया। अब अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एक तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस डायरेक्शन में mg cos थीटा। अब ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, तो mv²/r cos थीटा ऊपर क्यों लगेगा mv²/r cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा mv²/r sin थीटा। तो n का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। क्लियर है क्या ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल का वैल्यू हमने लिखा है, नॉर्मल क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसके अलोंग mv²/r का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है और mg का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, ये दोनों हम लिख लेंगे। इसके बाद आपके पास क्या करना है, अब फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड की जब हम बात करेंगे तो देखिए क्या होगा,
यहाँ पे मान लीजिए व्हीकल है, ये कुछ स्पीड ज़्यादा है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो स्लिपिंग की टेंडेंसी ऊपर की ओर हो जाएगी। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा ऊपर लग रहा है, नीचे क्या क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी जो है वो ऊपर की ओर है स्लिप करने की। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू एन प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। अब यहाँ पे अपने को कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू टेन थीटा का अगर पता है तो हम निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन का वैल्यू क्या होगा, ये वाला पुट करना होगा हमें, और उसके बाद इसको आप वैल्यू पुट करेंगे, लंबा सा इक्वेशन आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा है इसमें। तो आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपना भी का वैल्यू जो आ जाता है वो आ जाता है आपका रूट अंडर आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। यहाँ पे एन का वैल्यू पुट करना है और भी के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपना आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है, वैल्यू पुट कर देंगे इस सब का, टेन थीटा का पता है या म्यू दिया हुआ है या 0.4, तो ये आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट 54 किलोमीटर पर आवर। अब उसके बाद जब हम बात करते हैं कि स्लीपिंग नीचे की ओर हो, मतलब वेलोसिटी मिनिमम है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा, और नीचे की ओर क्या लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से फिर हम फॉर मिनिमम अगर हम देखेंगे, सेम इक्वेशन लिख के अगर हम सॉल्व करते हैं तो भी इक्वल्स टू आपके पास आ जाता है रूट अंडर आर जी इंटू म्यू माइनस टेन थीटा माइनस म्यू का ऊपर आ जाता है, टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टेन थीटा। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो आ जाता है 14.7 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे इसका मोड ले सकते हैं अपन, या फिर टेन थीटा माइनस म्यू, तो रेंज क्या हो जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर से 14.7 किलोमीटर पर आवर। इस बीच में गाड़ी चलेगी तो गाड़ी स्किड नहीं करेगी, सेफ जर्नी होगा, इससे कम या ज़्यादा में दिक्कत होगी। तो ये था एक सवाल, अच्छा सा सवाल था ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge which is in the form of a circular arc of radius r and has a total length L. Suppose the motorcycle starts from the highest point. What can its maximum velocity be for which the contact with the road is not lost at the highest point? तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते ही चलते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब होगा, मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, तो बाहर क्या लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी। और अगर ये कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ रहा है तो दोनों बराबर होना चाहिए, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो इक्वल टू होना चाहिए एम जी के। ये पार्ट हम जो सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, भी इक्वल्स टू एम से एम खत्म रूट अंडर आर जी के बराबर। इस स्पीड से चलेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो ये लूज कर जाएगा। उसके बाद बी पार्ट में बोला है आपसे क्या, इफ द मोटरसाइकिल गोज एट ए स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड। तो इतने से जा रहा है तो किस पॉइंट पे ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा। तो लेट्स से हम एक कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये ब्रिज है और यहाँ से ये कुछ एंगल थीटा पे जाके यहाँ से ये पार्टिकल लूज कर देता है एंगल।
मतलब ये कॉन्टैक्ट लूज कर देता है, सॉरी। तो ये कॉन्टैक्ट अगर लूज करेगा, लेट से कि ये एंगल, अपना एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, और नीचे की ओर क्या लग रहा है, एम जी। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और बाहर की ओर क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो कॉन्टैक्ट लूज कर रहा है, और भी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है इस पार्ट से 1/√2 टाइम्स। तो 1/√2 रूट अंडर आर जी ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम अगर वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, एम से एम पहले हटा देते हैं अपन, तो आ जाता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी आर कॉस थीटा। अब भी क्या दिया हुआ है, रूट अंडर आर जी बाई टू लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आर जी अपॉन टू, स्क्वायर करने के बाद भी स्क्वायर को, और ये हो गया इक्वल टू आर जी कॉस थीटा। आर से आर खत्म, जी से जी खत्म, तो कॉस थीटा कितना आ गया, 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो पार्टिकल मान लो कि यहाँ से चला अगर, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये 60 डिग्री एंगल पे जाएगा, तो ये कॉन्टैक्ट लूज कर जाएगा। तो अब डिस्टेंस कितना हुआ, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो मान लीजिए ये आर्क लेंथ निकालना है, एंगल पता है हमें, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एच मैक्स हो जाएगा आर थीटा के बराबर। आर कितना है अपना, आर आर ही है, तो आर और थीटा 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं, तो आर π/3। ये हो जाएगा अपना आंसर बी पार्ट के लिए। उसके बाद सी पार्ट में बोल रहा है व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट मेंटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। तो किसी भी जगह पर अगर ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं कर रहा है तो इसका क्या होना चाहिए, इस वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। तो अब सी पार्ट में लेट हम कोई मान लेते हैं एक जनरल पॉइंट, यहाँ से कुछ इस टाइप से है, और ये एंगल जो है वो बना रहा है हाईएस्ट पॉइंट से कुछ थीटा एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और वो होना चाहिए किसके बराबर, एम वी स्क्वायर आर अपॉन इक्वल होना चाहिए एम जी कॉस थीटा। इधर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, भी इक्वल्स टू एम से एम हटा दो, जी आर कॉस थीटा के बराबर। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, अब हमें पता है कि ब्रिज, अगर मान लो ये पूरा ब्रिज है आपका, ब्रिज का लेंथ दिया हुआ है एल, और अगर ये यहाँ से अगर हम देखें ये अगर एंगल थीटा था तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो टोटल एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर। तो अगर हम ब्रिज का लेंथ देखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे थीटा का वैल्यू सिर्फ हटाना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एल थीटा, मतलब आर्क लेंथ जो है वो एल इंटू 2 थीटा, एल इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आर इंटू 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से हम थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन 2 आर, इसको इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से अपने पास भी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर जी आर कॉस एल अपॉन 2 आर के बराबर। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। आसान था ये भी। इसमें ध्यान क्या रखना होगा कि जब अगर सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांस कब है लूज करने का कॉन्टैक्ट का, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पे भी अगर कांस्टेंट भी रखेंगे फिर भी एम जी कॉस थीटा जो है वो एंगल बढ़ते जा रहा है थीटा का, कॉस थीटा का, तो एम जी कॉस थीटा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो बाहर की ओर फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो लूज करने का कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा चांस है इंड पॉइंट पे। तो यहाँ अगर नहीं लूज करता है तो बाकी कहीं पे लूज करेगा नहीं। यहाँ से हम इक्वेट करके निकाल सकते हैं। आसान सवाल था ये भी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि ए कार गोज ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए रेडियस आर, द स्पीड इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट dv by dt इक्वल्स टू ए, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर इज म्यू, फाइंड द स्पीड एट विच कार विल स्कीड। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो बाहर की ओर क्या लग रहा होगा, mv²/r, और वो फ्रिक्शन के बराबर कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन है, आगे की ओर एक्सीलरेशन भी हो रहा है। तो मान लीजिए आगे जा रहा है कार, तो इधर एक्सीलरेशन है, और वो क्या है, a=dv/dt। तो अब इसको स्किड नहीं करना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में ए नेट होना चाहिए, और वो क्या होगा, म्यू mg, और वो इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इधर मान लो आप म्यू m इंटू ए नेट, ये बराबर होना चाहिए। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो अपने पास ए सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, v²/r के बराबर, और ए टेंजेंशियल क्या है, dv/dt इक्वल्स टू ए, दिया हुआ ही है। तो अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना है अगर, तो ए नेट इक्वल्स टू √अंडर v/r² प्लस a²। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू n इक्वल्स टू m इंटू v/r² प्लस a², ये क्या है, v²/r है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो अपने पास दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू n क्या हो जाएगा, म्यू mg, और m दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं अपन। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, μ² g² इक्वल्स टू v⁴/r² इंटू a² प्लस a², ये लिख सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद n का वैल्यू म्यू mg रखेंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाता है, v⁴ इक्वल्स टू μ² g² माइनस a² डिवाइड बाय इंटू r²। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं v इक्वल्स टू μ² g² माइनस a² इंटू r², इसका पावर 1/4, ये हो जाएगा अपना आंसर। इस वेलोसिटी तक कार चलेगा, उसके बाद इस वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका वो कार जो है वो स्किड कर जाएगा बाहर की ओर। ठीक है, आसान सवाल। सो क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज ए ब्लॉक of mass m is kept on a horizontal ruler. The friction coefficient between the ruler and the block is mu. The ruler is fixed at one end and the block is at a distance L from the fixed end. The ruler is rotated about the fixed end in horizontal plane through the fixed end. What can be maximum angular speed B for which the block does not slip if the angular speed of the ruler is uniformly increases from 0 at an angular acceleration alpha? At what angular speed will the block slip? ये दो सवाल आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले मान लीजिए कि ये अपना एक रूलर है और यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है कोई, ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है कितना, L डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लगेगा, बाहर की ओर क्या लगेगा, m⍵²L, अंदर की ओर क्या लगेगा, म्यू mg के बराबर, क्योंकि ये यहाँ से ओमेगा के अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ए पार्ट जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोला है कि व्हाट कैन बी मैक्सिमम एंगुलर स्पीड फॉर विच द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ब्लॉक स्लिप ना करे तो इसके लिए फ्रिक्शन जो चाहिए वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, m⍵²L के बराबर। फ्रिक्शन है क्या अपना, म्यू mg इक्वल्स टू m⍵1²L या ω²L डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से अपना ओमेगा का वैल्यू जो आ जाता है वो ओमेगा इक्वल्स टू m से m काट दीजिए √अंडर μg
डिवाइड बाय एल के बराबर हो जाता है। ये है अपना मैक्सिमम ओमेगा जबकि वो ब्लॉक स्लाइड ना करे। उसके बाद पार्ट बी में बोला है कि अगर इसके पास अल्फा एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। अब पहले पार्ट में क्या था, किस पॉइंट पे मैक्सिमम ओमेगा क्या हो सकता है, मतलब जिस पर कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस था पार्ट ए में, और पार्ट बी में एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का केस है। तो इस केस में अगर हम ब्लॉक का डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक पे जो लग रहा होगा फोर्स वो क्या लग रहा होगा, सूडो फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एल के बराबर, और इसके अलोंग लग रहा होगा एम ए, और एम ए क्या हो जाएगा, एम ए तो क्या होता है अल्फा आर, तो एम एल अल्फा, ये हो गया। और एक्सीलरेशन जो है फ्रिक्शन जो इधर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, म्यू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए नेट, जो कि क्या हो जाता है एम इंटू रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस एल अल्फा का स्क्वायर। और यहाँ से एम को हम कैंसिल कर लेते हैं। अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, एट व्हाट एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालना है। तो यहाँ से दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा टू द पावर 4 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू म्यू जी अपॉन एल का स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, और इस पूरे पे पावर 1/4। ये हो जाएगा ओमेगा का वैल्यू जबकि ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर देगा। ये क्या है, एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है ये। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है ब्लॉक का अलोंग द टेंजेंशियल भी है और नॉर्मल भी है, दोनों एक्सेलरेशन है इस केस में। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। आपको दिया हुआ है कि ए ट्रैक कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर पार्ट्स ए बी सी एंड डी ई एफ ऑफ इक्वल रेडियस 100 मीटर। यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी और डी ई एफ, ये दो इक्वल रेडियस दोनों का दिया हुआ है। ईच पार सब्सटेंस ए राइट एंगल एट इट्स सेंटर। A cycle weighing 100 kg together with the rider travels with a constant speed of 18 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपके पास स्पीड जो दिया हुआ है v इक्वल्स टू क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद बोला है कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बाय रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट बी एंड डी। तो मतलब जब बी पर होगा और जब डी पर होगा, तो जब बी पर होगा तो क्या होगा, अब बाहर की ओर क्या लगेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और नीचे क्या लग रहा है यहाँ एम जी। जब डी पर होगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऊपर की ओर, और नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। तो नॉर्मल आपसे पूछा है, तो ए पार्ट सबसे पहले अगर हम सॉल्व करें तो एट बी, बी पर अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल इक्वल्स टू हो जाएगा एम जी माइनस एम जी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है, मास दिया हुआ है 100 इंटू, अब इसको हम कॉमन ले लेते हैं और एम जी क्या हो गया 10 प्लस भी 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाय आर है आपका 100 मीटर, तो 100। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 केजी, और तो ये आ जाता है अपना कितना 100 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो 1000 माइनस 25, तो ये अपना हो जाता है
1000 माइनस 25, और विच इज यहाँ से 0 0 हटा देंगे ना, ये 2 0 इसका कट जाएगा तो 25 हो गया, और 1000 तो ये आ जाता है 975 न्यूटन के बराबर। उसके बाद एट डी क्या हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू डी पार्ट में अपने पास आ जाएगा नॉर्मल सेम एम जी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, उल्टा मैंने बना दिया। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और रेडियली आउटवर्ड तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आ जाता है अपना क्या 100, और यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा तो 125 हो जाएगा, 1025 न्यूटन के बराबर। ये हो गया पार्ट ए के लिए। पार्ट बी में बोला है फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिजेक्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द टायर इज एट बी सी एंड डी, बी पर होगा, सी पर, और डी पर जब होगा तो फ्रिक्शन पूछा है आपसे। तो एट बी एंड डी यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि स्लाइड का कोई केस है ही नहीं, टेंडेंसी नहीं है, फोर्स जो है वो सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रहा है, तो एफ along एक्स जो है वो जीरो, इसको हम मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, तो एफ along एक्स जो है वो जीरो है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बी एंड डी के लिए। अब अगर हम सी पर देखें तो क्या हो जाएगा, एट सी, सी पर नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, एम जी साइन थीटा। अगर ये स्लाइड नहीं करे तो क्या होना चाहिए, एम जी साइन थीटा, तो एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया, एम जी, एम है 100 तो 100 इंटू 10,000, और साइन थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, ये एंगल जो बना रहा है टोटल 90 है, हाफ 45 हो जाएगा, उतना ही एंगल यहाँ पर भी बनाएगा साइन का, तो इंटू 1/√2, तो ये आ जाता है अपना 707 न्यूटन के बराबर, 707 न्यूटन। तो फ्रिक्शन का वैल्यू जो है वो 707 न्यूटन के बराबर होगा। उसके बाद अब पार्ट सी में बोला है आपसे कि फाइंड द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द रोड एंड टायर जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द साइकिल क्रॉसेस सी। तो ये सी पॉइंट क्रॉस कर रहा है, इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद पूछा है आपसे नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो आप कुछ इस टाइप से बना हुआ है यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं पॉइंट सी है, तो इसके जस्ट पहले जो होगा वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उधर की ओर होगा, अंदर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और जस्ट आफ्टर जब हम देखेंगे तो दोनों एक ही साइड हो जाता है, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें तो सी पार्ट में जस्ट बिफोर सी, पार्टिकल इधर से जा रहा है तो सी पॉइंट ये है, तो इससे जस्ट पहले यहाँ पे कुछ देख रहे हैं अपन, तो जस्ट बिफोर सी क्या हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, फिर हमने निकाला था 1000 इंटू 1/√2, तो ये 707 माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर कितना 25 आया था, ये क्या हो जाएगा 683 न्यूटन के बराबर। अब जस्ट आफ्टर सी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा 707 प्लस 25, ये आ जाता है कितना 732 न्यूटन के बराबर। इसके बाद बोला है आपको डी पार्ट में कि व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर which will ensure that the cyclist can move with constant speed। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कितना मिनिमम होना चाहिए।
तो अब सबसे ज्यादा स्लिप करने का टेंडेंसी कहाँ पे है? पॉइंट सी पे है। अगर सी पॉइंट पे वो पार्टिकल सही सही चला जाता है तो बाकी पॉइंट पे स्लाइड करने का टेंडेंसी क्या होगा? कि सबसे ज्यादा नॉर्मल का वैल्यू कम जो है वो सी पॉइंट पर भी आ रहा है, ये इसके बराबर ये नॉर्मल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पॉइंट just before C has maximum tendency of slipping। तो यहाँ पे अगर जीरो हो गया तो बाकी जगह तो हो ही जाएगा। तो म्यू इंटू एम जो होना चाहिए वो इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे अपना म्यू पूछा है, तो एन कितना हो जाएगा? 683 न्यूटन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? म्यू इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा कितना हो गया? एम जी साइन थीटा हो जाता है अपना 707। तो 707 डिवाइड बाय 683, तो ये आ जाता है अपना 1.037 के बराबर। तो म्यू का वैल्यू जो है वो 1.073 होना चाहिए अगर ये सेफ टर्न चाहिए, कहीं पर भी स्लाइड ना करे इस पूरे रूट में। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, in a children's park a heavy rod is pivoted at the center and is made to rotate about the pivot so that the rod always remains horizontal. Two kids hold the rod near the ends and thus rotate with the rod. Let the mass of each kid be 15 kg. The distance between the points of the rod where the two kids hold is 3 meter and suppose that rod rotates at rate of 20 revolution per minute. Find force of friction exerted by rod on the kids। तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ओमेगा निकाल सकते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाता है? रिवोल्यूशन दिया हुआ है 20, तो 20 इंटू 2 पाई डिवाइड बाय कितना टाइम लगा? 60। तो यहाँ से अपना ओमेगा जो आ जाता है वो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अब इसको अगर स्लाइड नहीं करना है तो बाहर की ओर क्या लग रहा होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर फ्रिक्शन। आपसे बोला है फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड ऑन ईच, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, नहीं तो ये स्लाइड कर जाएगा। तो मास दिया हुआ 15 के जी किड का, ओमेगा निकल गया अपना 2 पाई बाय 3 का स्क्वायर इंटू आर दिया हुआ है कितना? डिस्टेंस फ्रॉम रोड है वो 3 मीटर का दिया हुआ है, तो इंटू 3 का स्क्वायर, सॉरी रोड का वेयर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर द टू किड्स होल्ड्स इज 3 मीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का दिया हुआ है, तो ये 1.5 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 पाई स्क्वायर बाय 9 और 15 इंटू 1.5, तो ये अराउंड 10 पाई स्क्वायर के बराबर आ जाता है। तो फ्रिक्शन ऑन ईच किड जो है वो 10 पाई स्क्वायर के बराबर लग रहा होगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि a hemispherical ball of radius r is rotated about its axis of symmetry which is kept vertical. A small block is kept in the ball at a position where the radius makes an angle theta with the vertical. The block rotates with the ball without any slipping. The friction coefficient between the block and the ball is mu. Find the range of angular speed for which the block will not slip. तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है बॉल का। तो यहाँ पे देखिए अपन डायग्राम अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे मान लीजिए कि हेमिस्फेरिकल बॉल है जो कि कुछ इस टाइप से अपना होगा। इसका हम डायग्राम अगर दिखाना चाहें कुछ इस टाइप से होगा, तो ये वाला पार्ट मान लीजिए यहाँ पे अगर अटका हुआ है तो हम इस पार्ट को जूम करके बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ब्लॉक है
और ये एंगल बना रहा है थीटा, वर्टिकल से जो बना रहा है एंगल वेयर द रेडियस मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये एंगल जो वर्टिकल से बना रहा है रेडियस, वो थीटा एंगल बना रहा है। तो अब यहाँ पे रेडियस जो है वो बना रहा है वर्टिकल से एंगल थीटा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रेडियस आर है इसका, और ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो जिस सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ये मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस आर है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम आर लिखते हैं तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा के बराबर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या लग रहा है, बाहर की ओर क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, और नीचे तो एम जी लग ही रहा है। ये इस टाइप से दिया हुआ है, ये आर है और ये एंगल बना रहा है थीटा। इसको हम जूम करके छोटे से पार्ट को, अगर यहाँ वाले पार्ट को जूम करके देख रहे हैं तो ऐसा डायग्राम बनेगा। तो अब अगर हम एफबीडी से लिखना चाहें तो नॉर्मल क्या होगा इस पॉइंट पे, इधर जो नॉर्मल आएगा इस डायरेक्शन में, ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो फिर ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा और हाँ एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर अपन ये जिस रेडियस से घूम रहा है वो ले रहे हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो अगर हम नॉर्मल लिखना चाहें तो नॉर्मल क्या हो जाएगा अपना, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर क्या है, आर को हम लिख सकते हैं क्या, आर साइन थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा, ये हो जाएगा। और अब हॉरिजॉन्टल में स्लाइड नहीं करना चाहिए, मैक्सिमम जब ओमेगा मैक्सिमम है तो फ्रिक्शन जो होगा वो नीचे की ओर लगेगा। तो अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ पे ब्लॉक है, फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा है और बाकी फोर्स तो लग ही रहा है, एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। ये अपना हो गया इक्वेशन 1। उसके बाद फॉर ओमेगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं क्या, मैक्सिमम के लिए जब हम लिख रहे हैं तो, अरे कहाँ चला जाता है, हाँ, तो जब मैक्सिमम के लिए लिख रहे हैं तो नीचे की ओर क्या लग रहा है, म्यू इंटू एन प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा मैक्स जो कि है वो निकल आएगा अपना क्या, जी, दो इक्वेशन है इससे आप आराम से निकाल सकते हैं, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और इसमें अगर दिक्कत हो तो ऊपर नीचे सब cos थीटा से डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा के टर्म में आ जाएगा आंसर आपका। और ये टोटल का पावर, जो कि ओमेगा स्क्वायर है तो टोटल का पावर 1/2, ये क्या हो गया ओमेगा मैक्स। अब फॉर ओमेगा मीन अगर हम बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ब्लॉक जो है वो ऊपर की ओर स्लाइड होना चाहेगा, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, सॉरी जब मिनिमम है तो नीचे स्लाइड होना चाहेगा, तो फ्रिक्शन जो है वो ऊपर लगेगा। तो फ्रिक्शन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा ऊपर लगेगा और एम जी साइन थीटा नीचे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू म्यू इंटू एन प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम नॉर्मल तो इस केस में भी सेम ही रहेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड अपन निकाल सकते हैं ओमेगा मिनिमम, और ओमेगा मिनिमम क्या हो जाता है अपना जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसका पावर में 1/2। ये अपना रेंज हो जाएगा। ये क्या हो गया मिनिमम और मैक्सिमम, इसके बीच में ओमेगा रखेंगे तो पार्टिकल जो है वो स्लाइड नहीं करेगा और रोटेट करता रहेगा बॉल के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 बहुत ही आसान सवाल है। इसमें दिया हुआ है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, कंसीडर ए स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पाथ नियर द हाईएस्ट पोजीशन एंड टेक इट अप्रोक्सीमेटली टू बी ए सर्कुलर आर्क। What is the radius of this circle? This circle is called the radius of curve. This radius is called the radius of curvature of the curve at the point. तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है स्पीड u से एंगल थीटा। तो मान लीजिए कुछ इस टाइप से पार्टिकल जा रहा है, स्पीड u है, एंगल थीटा है। तो इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा v cos थीटा के बराबर, जो कि u cos थीटा के बराबर ही होगा। बाहर की ओर क्या लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो भी यहाँ पे वेलोसिटी है उसके बराबर। नीचे क्या लग रहा होगा एम जी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है और x कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, तो वही कंपोनेंट रहेगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mg को बैलेंस करेगा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे mg इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और आर हमसे पूछा है तो यहाँ से एम को हटा दीजिए, तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया वी स्क्वायर अपॉन जी के बराबर। अब वी का वैल्यू हम पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आसान सवाल था। So next is question number 26. It says if the radius of curvature of the parabola traced out by the projectile in the previous problem at a point where the particle makes an angle of theta by 2 with the horizontal। मतलब पहले हमने क्या बोला था लास्ट क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था आपको, कोई पार्टिकल है जो कि यू वेलोसिटी से फेंका गया है, इसका हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने बोला था। अब इसमें क्या बोला है कि कोई एक एंगल, जहाँ पे मान लीजिए कि पहले एंगल यहाँ से हमने जो थ्रो किया है ये थीटा एंगल है, और कुछ यहाँ पे पार्टिकल जब है इसका वेलोसिटी भी अगर है, ये एंगल जो है वो थीटा बाय 2 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम लिख सकते हैं क्या भी कॉस थीटा बाय 2। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इन प्रोजेक्टाइल मोशन यू कॉस थीटा वो कांस्टेंट रहता है, तो हम लिख सकते हैं क्या अभी cos थीटा बाय 2 इक्वल्स टू यू cos थीटा। तो यहां से अपना v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा u cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2। ये अपना आपका v आ गया। अब अगर पार्टिकल कुछ इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे पार्टिकल जो बना रहा होगा m वी स्क्वायर अपॉन आर बाहर की ओर, नीचे क्या लग रहा होगा g, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा बाय 2। तो अपन लिख सकते हैं क्या एम जी कॉस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से आर जो आ जाएगा वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ से हम v का वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाला, तो v का वैल्यू जब पुट करेंगे तो r इक्वल्स टू हो जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉस क्यूब थीटा बाय 2। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द कर्वेचर।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है ए ब्लॉक ऑफ मास m moves on a horizontal circle against a wall of a cylindrical room of radius r. The floor of the room on which the block moves is smooth, but the friction coefficient between the wall and the block is mu. The block is given an initial velocity v naught as a function of the speed v. Write the normal force by the wall on the block, the friction force by the wall and the tangential acceleration of the block. डी नंबर में बोला है इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt equals to v dv by ds to obtain the speed of the block after one revolution. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अपने पास ये एक सिलिंड्रिकल चैम्बर है जिसमें कि कोई ब्लॉक मूव कर रहा है. इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस जो ये वाला सरफेस जो है वो क्या है, स्मूथ है. तो सिर्फ इसकी वजह से फ्रिक्शन लगेगा और वो कितना लगेगा, जो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा. तो नॉर्मल क्या होगा इस केस में, नॉर्मल इक्वल्स टू इसको मान लो आपकी n1 के बराबर. तो n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर अपॉन r. तो पार्ट ए में आपसे पूछा क्या था, द नॉर्मल फोर्स बाय द वॉल ऑन द ब्लॉक. तो ये हो गया अपना आंसर पार्ट ए का. आसान, कितना आसान. पार्ट ए में द फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इंटू एन के बराबर. चूंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ब्लॉक मूव कर रहा है, तो म्यू इंटू एन लिख देंगे और जो मैक्सिमम होगा तो म्यू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. ये हो जाएगा फ्रिक्शन के बराबर. उसके बाद थर्ड पार्ट में बोला है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा. तो ए टी क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन अपॉन मास, और डायरेक्शन जो है इसका v के अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब डिसिलरेशन हो रहा है. उसके बाद डी पार्ट में आपसे बोला गया है क्या, इंटीग्रेट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv बाई dt, v dv बाई dt के टर्म में इसको इंटीग्रेट करना है. तो हमें दिया हुआ है क्या, dv बाई dt इक्वल्स टू v इंटू dv अपॉन ds. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस. यहाँ से जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो अपना आ जाता है डी एस इक्वल टू माइनस आर अपॉन म्यू डी वी अपॉन वी. एक भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से एस इक्वल्स टू क्या आ जाता है, माइनस आर अपॉन यू एल एन वी प्लस सी. अब दिया हुआ है कि एट टी इक्वल्स एस इक्वल्स टू 0, जब पार्टिकल स्टार्ट ही किया है मूव करना, तो एस इक्वल्स टू 0, वी इक्वल्स टू क्या है, वी नोट. तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू में पुट कर दो आप इसको, तो सी का वैल्यू जो है वो आ जाता है आर अपॉन म्यू एल एन वी नोट के बराबर. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस आर अपॉन म्यू एल एन वी प्लस वी नोट. तो वी प्लस वी नोट क्या होता है, वी नोट माइनस ये है माइनस एल एन वी, तो वी नोट अपॉन वी. तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं क्या, वी नोट अपॉन वी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू एस अपॉन आर. तो यहाँ से अपना v का वैल्यू आ जाता है, जब पार्टिकल एक रोटेशन करता है तो s इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर. तो s की जगह पे 2 पाई आर पुट कर देंगे तो v इक्वल्स टू आ जाता है वी नोट इंटू ई टू द पावर और माइनस 2 पाई म्यू. ये हो जाएगा अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. आसान सवाल है. 28 में क्या दिया हुआ है, ए टेबल विथ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज फिक्स्ड इन ए केबिन दैट रोटेट्स विथ ए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर.
ए स्मूथ ग्रोव ए बी ऑफ लेंथ एल, जो कि काफी छोटा है आर के कंपेयर में, इज मेड ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल। द ग्रूव मेक्स एन एंगल थीटा विद द रेडियस ओ ए, ये कुछ एंगल थीटा पे बना हुआ है ग्रूव of circle in which the carbon rotates. A small particle is kept at the point A. A point पे एक पार्टिकल को कीप किया रखा है in the groove and is released to move along AB. Find the time taken by the particle to reach the point B. तो point B पहुंचने में इसको क्या टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हमें पता है कि जब इसको हम थोड़ा सा जूम करके बनाएं अगर, तो पार्टिकल अगर यहाँ पे है, इधर क्या लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, और ये एंगल दिया हुआ है आपके पास थीटा। तो इस ग्रुप के अलोंग क्या हो जाएगा वेलोसिटी, एम वी स्क्वायर, ये घूम रहा है ओमेगा से दिया है, भी दिया ओमेगा दिया हुआ है, चलिए ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। तो एक्सेलरेशन एलोंग ग्रुप अगर हम देखेंगे ए टेंजेंशियल, तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा के बराबर। अब आपके पास एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस जो है वो s इक्वल्स टू एल दिया हुआ है, और टाइम पूछा है, तो हम लिख सकते हैं l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट में छोड़ा था तो ये 0 हो गया, तो यहाँ से अपने पास t जो आ जाएगा, t इक्वल्स टू a का वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो t इक्वल्स टू रूट अंडर 2l अपॉन a, और a क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो रूट अंडर 2l अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो चूंकि अब यहाँ पे एक चीज आपके मन में आ सकता है कि आर जो है वो तो आर प्लस ये लेंथ होना चाहिए, बढ़ते जाएगा, बट यहाँ पे दे रखा है कि एल जो है वो काफी छोटा है आर से, तो हम एल को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है आपके पास कि ए कार मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इज टेकिंग ए टर्न ऑन द सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर। ए स्मॉल वुडन प्लेट इज kept at the seat which is plane perpendicular to the radius of the circular road। मतलब ये यहाँ पे प्लेन इस टाइप से रखा हुआ है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, लिखते चलते से डाटा बहुत ज्यादा हो तो साथ में लिखते जाने से आसानी होगा। तो ब्लॉक का मास 100 ग्राम दिया हुआ है, इज केप्ट ऑन द सीट विच रेस्ट्स अगेंस्ट द प्लेट। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज म्यू इक्वल टू 0.58 दिया हुआ है। मतलब इस प्लेट का म्यू जो है वो 0.58 दिया हुआ है। तो फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इजेक्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। ये काफी आसान है पहला पार्ट तो, और नॉर्मल क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, और यहाँ पे भी दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आवर, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस है पाथ का आर इक्वल्स टू 50 मीटर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0.1 इंटू वी स्क्वायर हो गया 100 डिवाइड बाय आर है 50, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.2 न्यूटन के बराबर। पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी में बोला है द प्लेट इज स्लोली turned so that a angle between the normal to the plate and the radius of road slowly increases. Find the angle at which the block will just start sliding on the plate। मतलब कुछ इस टाइप से हम प्लेट को थोड़ा टेढ़ा करते जा रहे हैं और ब्लॉक यहाँ पे है। अब कितना एंगल होगा ये थीटा, ताकि ये स्लाइड करना ऊपर की ओर शुरू कर जाएगा। तो हम लोग टर्न करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये एंगल जो है ये कुछ बन रहा होगा, बाहर की ओर क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसके अलोंग क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा। तो अब ये वैल्यू चूंकि एंगल काफी छोटा है और इसको हम टर्न करते जा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ रहा है,
एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये एंगल है अपना हाँ, एंगल जो दिया हुआ है वो नॉर्मल का दिया हुआ है, मतलब द प्लेट इज स्लोली टर्न सो दैट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट, मतलब प्लेट का नॉर्मल, मतलब ये एंगल नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस ऑफ द प्लेट इज स्लोली इंक्रीज, मतलब ये वाला दिया हुआ है आपका थीटा। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, सॉरी, तो ये एंगल, तो ये क्या हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा। तो नॉर्मल क्या होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर कोस थीटा बराबर, अब ये चूंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही है तो यहाँ पे जी को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जी मान लो नीचे की ओर एम जी लग रहा है तो इसका कोई खास रूल अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये इस पे स्लाइड करना स्टार्ट ही करने वाला है, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया, तो अब यहाँ से अपने को क्या चाहिए म्यू एन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा के बराबर, स्लाइड करना चाहेगा जब तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो अब यहाँ पे एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाता है अपना म्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा। यहाँ से म्यू इक्वल्स टू आ जाता है आपके पास टेन थीटा, और या फिर हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, और टेन इनवर्स म्यू का वैल्यू जो दिया हुआ है आपके पास म्यू दिया हुआ है 0.58, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम आसान सवाल है, बस इसमें क्या करना होगा जब हम एमजी लगाते हैं दो ब्लॉक के लिए, यहाँ पे ए टेबल विथ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन ए केबिन विच मूव्स इन ए सर्कल ऑफ ए लार्ज रेडियस आर, द स्मूथ पुली ऑफ मास स्मॉल रेडियस इज fastened to the table. Two masses M and 2M placed on the table are connected through a string going over the pulley. Initially, two masses are held by a person with the string along the outward radius, and then the system is released from rest with respect to cabin. Find the magnitude of initial acceleration of the masses as seen from the cable and the tension in the string. अब यहाँ पे केबिन में कोई बैठ के देख रहा है तो यहाँ पे लगा दीजिए m, और ये घूम रहा है ओमेगा दिया है कि भी दिया है ओमेगा दिया है प्लेस्ड इन द सर्कल, ठीक है चलिए मान लेते हैं ओमेगा से घूम रहा है ये, अगर तो ओमेगा देना चाहिए ना रेडियस, तो प्लीज मास प्लेस्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, चलिए इसमें मान लेते हैं ओमेगा से अगर ये रोटेट कर रहा है तो क्या हो जाएगा ओमेगा से ये घूम रहा है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर, चूंकि यहाँ पे आर जो है वो काफ़ी स्मॉल दिया हुआ है, ये रेडियस जिसके अलॉन्ग ये घूम रहा है वो रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये केबिन के अंदर जो है वो लार्ज रेडियस आर दिया हुआ है, मतलब इसके केबिन के अंदर जो ये मास का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या लेंथ है ये क्या, इन सब चीज़ों को हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर इसके बाहर की ओर लग रहा होगा, इस पर क्या लगेगा m1 ओमेगा स्क्वायर आर इस पर ही बाहर की ओर, तो आप इसको चाहें तो इस टाइप से बना सकते हो। दो मास है, ये मान लीजिए m2, ये मान लो आप m1, इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है m ओमेगा m1 ओमेगा स्क्वायर आर, इस पे लग रहा है क्या m1 ओमेगा स्क्वायर आर, इस पे लग रहा है m2 ओमेगा स्क्वायर आर। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछा है तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ये मान लीजिए ब्लॉक जा रहा है नीचे की ओर ए से, ये जा रहा है ऊपर ए से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा m2
ओमेगा स्क्वायर आर माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। अब m1 m2 कितना कितना है, m1 इक्वल्स टू अगर m है तो m2 इक्वल्स टू 2m है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो m 2m ओमेगा स्क्वायर आर माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर डिवाइड बाय 3m, m खत्म तो यहाँ से आ जाता है ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 3 एक्सीलरेशन। आसान सवाल है, चाहे तो आप टेंशन लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा और दोनों कंसेप्ट सही होगा। तो इस टाइप से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोला आपसे क्या, इनिशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो निकाल लिया हमने। अब बोला है कि एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो कोई भी एक का बना लीजिए आप। तो मान लेते हैं m1 के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये मान लीजिए आपका m1 है, तो ऊपर क्या लग रहा है टेंशन, एक्सेलरेशन ऊपर है, नीचे क्या लग रहा होगा mg। तो हम अगर टेंशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू ma प्लस mg। ए का वैल्यू क्या आया है ओमेगा स्क्वायर आर, और mg कहाँ से आ गया, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर आर, तो ma प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर, ए का वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर आर बाय 3, तो क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर बाय 3 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, तो 3 एक 4 हो गया, तो 4/3 m ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो जाएगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। आसान सवाल है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था अपना एससीबी का चैप्टर नंबर 7 सर्कुलर मोशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।